हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स बैंकिंग। मैं शांतनु आपका रीजनिंग मेंटर स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में और सबसे उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल अच्छे होंगे। तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। एग्जाम्स का जो त्योहार है वो बिल्कुल आपके सर पे है, तो उसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स बैंकिंग आपके बैंकिंग एग्जाम्स को क्लियर कराने के लिए हमेशा से तैयार और तत्पर रहा है यहाँ पे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करूं उसके पहले मैं बता दूं कि अगर आप मुझसे फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो सबसे पहला काम करिए क्या, सबसे पहला काम क्या करेंगे आप कि सबसे पहला काम चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ आपको जो हम दे रहे हैं ना, ये एग्जाम ओरिएंटेड है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आज की जो क्लास हमारी है वो क्या है भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग के, जहां पे हम पार्ट 1 आपके सामने लेके आए हैं। और इस पार्ट 1 की अगर बात करें, हम लोग पार्ट 1 की अगर बात करें तो यहां पर हम ऑर्डर एंड रैंकिंग का पहला पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें 2017 से 2021 तक के पूछे गए जितने भी क्वेश्चंस थे ऑर्डर एंड रैंकिंग के, बहुत क्लासिक क्वेश्चंस थे, वो आपके सामने मैं लेके आ रहा हूं। तो बस जल्दी से देखिए, सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए भाई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि आपको यहां पर रेगुलर बेसिस पे आना है, क्योंकि हम आपके लिए रेगुलरली कुछ ना कुछ अच्छा देने की कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो अगर सिलेबस ओवरव्यू की बात करें तो हम लोग ये वाला टॉपिक पढ़ चुके हैं। अल्फाबेटिकल मिसलेनियस सीरीज हमने पूरा पढ़ लिया, ठीक है। अब अल्फाबेटिकल मिसलेनियस सीरीज की अगर बात करेंगे तो ये टॉपिक हमारा फिनिश हो गया है। कोडिंग डिकोडिंग हमने पढ़ लिया है, डायरेक्शन डिस्टेंस हमने पढ़ लिया है, ब्लड रिलेशन हमने पढ़ लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, ऑर्डर एंड रैंकिंग। और ऑर्डर एंड रैंकिंग का पार्ट 1 आपके सामने लेके आ रहे हैं, तो बहुत जल्दी से जल्दी आप इसको देखिए। और अगर आप ऊपर के टॉपिक्स मिस कर गए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिलेगा, जाइए उनको प्रॉपर देखिए। और सिर्फ देखिए मत, इतना अच्छे तरीके से देखिए कि आपका सिलेक्शन ही वहां पे हो जाए, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। लेकिन शुरू करने से पहले एक बहुत ही अच्छी चीज आपको मैं बताना चाहूंगा कि मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए ला चुका है क्या, एक बहुत ही अच्छा पैकेट, एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट, दिवाली गिफ्ट कह सकते हैं आपके लिए। यहां पर आपको मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है फ्री कंटेंट के साथ एक बहुत ही अमेजिंग सी बुक, जो आपके एग्जाम में आपको डेफिनेटली आपके एग्जाम को क्रैक कराने में हेल्प करने वाली। भाई ये आप देख सकते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स ने आपके लिए बैंकिंग को टारगेट करते हुए, मैग्नेट ब्रेन्स बैंकिंग ने एक्चुअली बैंकिंग को टारगेट करते हुए बहुत अच्छी किताबें आपके लिए लॉन्च कर दी हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको इन किताबों को अगर लेना है, पढ़ना है, जानना है इसके बारे में, तो इसके लिए आपको मैं एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं, चूंकि मैं रीजनिंग आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं रीजनिंग पे बात करूंगा, लेकिन उसके अलावा मैथ्स और जनरल अवेयरनेस की किताब भी आपको मिल जाएगी। रीजनिंग में अगर बात करें तो हम लोगों ने इस किताब को सिर्फ इसीलिए बनाया है कि हम आपके एग्जाम में आपको ज्यादा से ज्यादा मदद दे पाएं। और इसके लिए देखेंगे कि ये पूरी पूरी किताब जो है कंप्लीटली डेडिकेटेड है बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, जहां पर आपको एसबीआई, आरबीआई, आरआरबी, नाबार्ड, सेबी, सिडबी, ये सारे एग्जाम्स होते हैं ना, उनके पूरी पूरी तैयारी होती है यहाँ पे। बैंकिंग की अगर पीओ क्लर्क की बात करें तो उनको टारगेट करते हैं। इवन जो हम यहाँ पे आपको पढ़ाते हैं वो भी सोर्स हम इसी किताब से लेके आते हैं क्वेश्चंस के। तो क्वेश्चन की क्वालिटी आपको इस किताब में एक नंबर मिलने वाली है, शानदार मिलने वाली है, तो मजा आएगा। और दूसरी बात, इस किताब के अंदर आपको और क्या क्या हम देंगे, तो भाई आपको इस किताब के अंदर टॉपिक वाइज डिटेल एनालिसिस मिल जाएगी, आपको टॉपिक वाइज हम पूरा देंगे। साथ ही साथ आपको 3 लेवल में पूरे क्वेश्चन को डिवाइड करेंगे, इजी, मॉडरेट, हाई, जिससे आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों क्लियर हो जाए। और साथ ही साथ 2000 से ज्यादा इसमें क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं इसमें, तो आपका कह सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो बैंकिंग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो भी मिलने वाले। तो बहुत ही शानदार सा सेगमेंट है। और आपको यहां पे करना कुछ नहीं है, आपको यहां पर प्रॉपर इस किताब को अगर परचेस करना है, लेना है, तो आपको जाना होगा डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वहां पर एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करेंगे, एक फॉर्म आएगा, उसको जरूर भरिए, हमारी टीम बिल्कुल आपको कॉन्टैक्ट करेगी, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे की कहानी के साथ। और आगे की जो कहानी है, उस कहानी के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ऑर्डर एंड रैंकिंग के अमेजिंग क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। साथ ही साथ ब्लड रिलेशन का जो मैं पिछले वाले जो मेरा सेशन था उसमें मैंने आपको 2 होमवर्क दिए थे, अगर उम्मीद है कि आपसे बने होंगे, नहीं बने तो उसका सॉल्यूशन मैं वीडियो के अंत में आपको दूंगा। और साथ ही साथ इस वाले पार्ट में भी आपको मैं होमवर्क दूंगा, तो जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा, मजा आएगा। और ये सेशन आपके लिए ही बनाया गया है, ठीक है ना। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपके सामने यहां पे आ चुका है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। 2018 में ऑर्डर एंड रैंकिंग से क्वेश्चन क्या पूछा गया था, तो उसको मैं सॉल्व कर रहा हूं विथ टाइमर, ठीक है। विथ टाइमर की अगर बात करूंगा मैं, तो विथ टाइमर यहां पे आपको मैं सॉल्व कराने जा रहा हूं, ठीक है ना। ये देखिए जरा ध्यान से। तो अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है, सिर्फ अच्छे से पढ़ना है, और जितना अच्छे से आप पढ़ सकते हैं उतना अच्छे से पढ़िए, क्योंकि हम सिर्फ आपको सिलेक्शन की राह पर ले जाने के मूड में, ठीक है। 40 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूं, टाइमर आपका स्टार्ट होता है अब। इस क्वेश्चन को देखिए जरा, और इससे 2-3 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। बहुत ही अमेजिंग सेशन होगा, बहुत अच्छे से देखना है, एंजॉय करना अच्छे से इस क्वेश्चन को। चलिए ट्राई कीजिए जरा, वीडियो को अच्छे से देखिए,
सोल्यूशन समझ में ना आए तो बार बार देखिए उसको, और प्लीज़ लोगों तक शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि ये सारी की सारी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं। हम चाहते हैं, वो कहते हैं ना, राजा का बेटा अब राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो असली हकदार होगा। तो अब आपको यहाँ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ बिल्कुल फ्री है और क्वालिटी कंटेंट के साथ है, ठीक है ना। चलिए चलिए भाई, टाइम अप हो चुका है दोस्तों, टाइम अप हो चुका है। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, ईच ऑफ द 6 स्टूडेंट्स, देखो ध्यान से समझना मेरी बात को, कि 6 विद्यार्थी हैं भाई, ठीक है, 6 विद्यार्थी हैं और इनके अलग अलग मार्क्स हैं किसी एग्जाम में, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया कि डी के जो मार्क्स हैं वो कम है केवल बी से, ऐसा वो बता रहे हैं, और ई जो है वो ज्यादा नंबर पाता है केवल 2 बंदों से, ठीक है, 2 व्यक्तियों से। ए डिडंट गेट लेस मार्क देन ई, ए जो है वो ई से कम नंबर पाता है, और सी डिड नॉट गेट लास्ट मार्क्स, ठीक है, सी सबसे अंतिम मार्क्स में नहीं आता। द वन हु गॉट सेकंड लोवेस्ट गॉट 160 मार्क्स, जो सेकंड लोवेस्ट में वो 160 नंबर पाता है, और ए के भाई साहब 205 मार्क्स आ चुके हैं। तो ये कहानी है इस क्वेश्चन की, कैसे अप्रोच करेंगे जरा ध्यान से समझिए भाई। एक अच्छी बात बता दूं मैं, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें कंपैरिजन की बात करें तो आप सबसे पहले देख लो कि कितने लोग हैं, 6 विद्यार्थी हैं ना, 6 विद्यार्थी, 6 स्टूडेंट्स हैं, और उनके बाद बोला गया कि जितने लोग होंगे उससे एक कम का डायग्राम बना दो। तो 5 का डायग्राम बनाओ, 1 2 3 4 और 5, 5 का डायग्राम आप बना देंगे यहाँ पे, ठीक है। आगे बोला गया डी के बारे में, आगे बोला गया डी के बारे में कि जो डी के पास ना केवल बी से कम नंबर है, समझना ध्यान से, केवल बी से कम नंबर है, मतलब बाकियों से क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो इसका मतलब बी टॉप पे आएगा, डी यहां आ जाएगा। डी के पास केवल बी से ही कम नंबर है भाई, उसका मतलब बाकियों से क्या है, ज्यादा है। ई के पास केवल 2 विद्यार्थियों से क्या है, ज्यादा मार्क्स है, मतलब ई के पास केवल 2 से ही ज्यादा मार्क्स है, मतलब बाकियों से क्या है, कम है। ई के पास केवल 2 विद्यार्थियों से ही ज्यादा मार्क्स हैं, तो ई यहां आ जाएगा, केवल 2 से ज्यादा रखता है मार्क्स, बाकियों से क्या हो जाएगा, कम, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे क्या बोला गया, ए डिडंट गेट लेस मार्क देन ई, ए जो है ई से कम नंबर नहीं पाता, इसका मतलब ए जो है वो ई से ज्यादा पाएगा, तो यहां आ जाएगा बेटा ए, है ना। आगे देखो इसमें क्या बोला गया, सी डिड नॉट गेट लीस्ट मार्क्स, सी जो है ना सबसे कम नंबर नहीं पाएगा, तो सी बेटा यहां आ जाएगा, और जैसे ही सी यहां आया तो जो बच जाएगा वो आपका लास्ट में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो एक जो नाम बचा है वो एफ बचा है, मेरे ख्याल से वो लास्ट में आ चुका है, तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है, ठीक है ना। आगे बोला गया जो सेकंड लोवेस्ट नंबर पे है वो 160 मार्क्स पाता है, तो सेकंड लोवेस्ट वाला ये जो है वो कितना पाता है बेटा, 160 मार्क्स पाता है, ठीक है। और ए के पास बोला गया 205 नंबर है ए के लिए, ठीक है, तो ए के जो मार्क्स हैं वो 205 है, ठीक है, ए के पास जो है वो 205 नंबर है, ठीक है। अब इसमें क्या बोला गया, क्वेश्चन में जरा पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ लो भाई। क्वेश्चन आपका जब एक बार बन जाएगा ना तो क्वेश्चन बनाना आसान होगा, कि उसने कहा कि द वन हु गॉट मैक्सिमम मार्क्स गॉट 100 मार्क्स। चलो भाई, 100 मार्क्स मोर देन सी, जिसके पास मैक्सिमम है ना वो सी से 100 ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है 260 हो जाएगा, क्योंकि वो 160 है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्क इज गॉट बाय वन हु गॉट मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है। तो आपको पूछा गया है कि कौन ऐसा है जिसके पास सबसे ज्यादा मार्क्स हैं, और वो भी सबसे ज्यादा मार्क्स वाला बंदा कौन होगा, कितने मार्क्स होंगे उसके, तो आंसर आएगा क्या, 260, क्योंकि सी से 100 ज्यादा है वो, तो 160 से ज्यादा कौन होगा, 260 हो जाएगा, ठीक है ना, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या है। ये क्वेश्चन वही है क्या, चेक कर लेते हैं एक बार, 205 है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिस्पेक्ट टू एफ एज पर द गिवन, एफ के रिस्पेक्ट में क्या है भाई, द पॉसिबल मार्क्स गॉट बाय एफ इज 165। देखो एक बात बताओ, एफ का जो मार्क्स है वो 165 हो सकता है क्या, कभी नहीं, क्योंकि अगर सी 160 पे है बेटा तो एफ 165 पे कभी नहीं हो सकता, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या बोला गया इसमें कि एफ गॉट मिनिमम मार्क्स, हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि एफ को सबसे कम नंबर मिले, ठीक है। आगे देखो ओनली 2% गॉट मोर मार्क्स देन एफ, ये बात भी गलत होगी बेटा, और एफ डेफिनेटली गॉट मोर मार्क्स देन सी, ठीक है, ये भी गलत होगा। आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, कि भाई एफ सबसे लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। अच्छी बात यह है कि तीसरा क्वेश्चन भी इसी से है, देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द पॉसिबल नंबर ऑफ मार्क्स विच ई गॉट, इनमें से कौन ऐसा है, आपसे पूछा गया ई का संभावित कितना नंबर हो सकता है, किसका बेटा, ई का, ई का जो है वो संभावित मार्क्स क्या होगा, तो 160 से ज्यादा होगा, 205 से कम होगा, 160 से ज्यादा होगा और 205 से कम, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, आंसर आएगा 185। देखो ना, 205 से कम, 160 से ज्यादा, तो 185 आंसर हो जाएगा। प्रोबेबल ये वेट होगा बेटा,
प्रोबेबल हो सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अब देखिए एक नया क्वेश्चन आ गया, 2017 में पूछा गया क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है ना वो कितने इंपॉर्टेंट आप अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि ये अपने आप में बहुत स्पेशल कहानी है। तो चलिए जरा स्पेशल कहानी का आप हिस्सा बनिए और मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी से रिप्लाई करिए। आपके सामने 40 सेकंड्स का एक छोटा सा दायरा मैं दे रहा हूं, जल्दी से देख लीजिए और रिप्लाई करिए। चलिए कम ऑन, आप कर सकते हैं, कम ऑन, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, और ये क्वेश्चन जो है ना बहुत शानदार क्वेश्चन है, और इसमें देखा जाए तो थोड़ा सा दिमाग लगेगा, थोड़ा सा दिमाग लगेगा। और ये आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है बेटा, क्वेश्चन ऑफ द डे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कुछ नहीं इसमें, लेकिन थोड़ा सा तरीका इसका अलग दे दिया गया। ठीक है, चलिए डन। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए जरा सा, क्या बोला गया। मैं सिर्फ इसको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, उसके बाद जब क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो आप कर लोगे, है ना। मैं क्वेश्चन पे आ ही जाता हूं। देखो यहां पे क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया। ठीक है, आपको बोला गया है कि ए का जो वजन है वो ट्वाइस एज मच एज बी। ठीक है, ए का जो वजन है वो बी से 2 गुना है। ठीक है, मतलब कहा जाए कि 2 बी अगर मिल जाएंगे तो ए का वजन आ जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो ऐसे लिख सकता हूं क्या, कि अगर मैं ए की बात करूं तो ए जो है वो बराबर है किसके बेटा, 2b के। 2b से बराबर ए है। ठीक है, आगे बोलता है कि जो b का वजन है वो 4.5 टाइम एज मच एज c, कि जो b का वजन है वो c से क्या है, 4.5 यानी 4.5 गुना है। तो यार एक बात बताओ, b का वजन c से 4.5 गुना, तो ऐसा लिख सकता हूं क्या कि जो b का जो वजन है ना वो 4.5 गुना है c के। तो 4.5 को मैं 9/2 लिख सकता हूं क्या, क्या मैं 4.5 को 9/2 लिख सकता हूं, बोलो हाँ या ना। तो कहोगे हाँ सर लिख सकता हूं। b का वजन c से 4.5 गुना है, यानी c से 4.5 गुना और करें तब जाके b मिलेगा बेटा। अच्छा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, ये 2 इधर आ जाए तो 2b इज इक्वल्स टू c। ऐसे कह सकते हैं क्या इसको, 2b इज इक्वल्स टू c कह सकते हैं। ठीक है भाई, हाँ या ना बताओ। b का वजन जो है वो 4.5 टाइम एज मच एज c। ठीक है, यहां पे देखो ध्यान से पढ़ो इसको जरा, इसको जरा पढ़ो। यहां पे क्या लिखा गया कि जो b का वजन c से 4.5 गुना ज्यादा है। ठीक है, b का जो वजन है बेटा वो c से 4.5 गुना ज्यादा है। इस लाइन का मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखो, समझो जरा इस लाइन को पहले अच्छे से। ठीक है भाई, ये 4.5 गुना बोला गया। अच्छा यहाँ पे मैंने एक चीज मैंने नहीं की, अच्छा यहाँ पे 9c था ना बेटा, ये 9c होगा ना यार, 9c है। ठीक है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कि b इज इक्वल्स टू 9/2। भाई ऑब्वियस सी बात है कि जो b का वजन है वो 4.5 गुना ज्यादा है किससे, c से। ठीक है, ऐसे मैंने कर दिया। चलो सेम ऐसे देखो, c का जो वजन है बेटा हाफ एज मच एज d, कि जो c का वजन है वो d से क्या है, हाफ है। तो मैं ऐसे लिखता हूँ क्या, d इज इक्वल्स टू, ठीक है, हाफ बाई क्या बोला गया, c बोला गया ना, c, हाफ बाई c। ऐसे लिख सकते हैं इसको, d इज इक्वल्स टू हाफ बाई c। मतलब इसको मैं ऐसे लिख दूं, क्या लिखूं बेटा, 2d इज इक्वल्स टू c। बोलो हाँ या ना, 2d इज इक्वल्स टू c। सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने यहाँ पे, 2c इज इक्वल्स टू d होगा ना बेटा। एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, c के वो है ना, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। यहाँ पे बोला गया कि c का जो वजन है वो हाफ है एज मच एज d। ठीक है ना, तो यारी इसको मैं कैसे लिखूं, 2c इज इक्वल्स टू d लिख देता हूँ। बात वही पड़ जाएगी यहाँ पे, इसको डायरेक्टली ऐसे लिख दे क्या, बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। समझ में आई बात, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ मुझे, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया भाई। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, c इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ d, है ना। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 2c इज इक्वल्स टू d लिख दूंगा इसको। ये चीज लाइन हो गई। अच्छा उसके बाद क्या बोला गया कि जो d का वजन है वो क्या है, हाफ एज मच एज e। जो d का वजन है वो हाफ एज मच एज e। मतलब इसको मैं कैसे लिखूं कि d इज इक्वल्स टू हाफ एज मच एज e। तो इसको मैं क्या लिखूंगा भाई, 2d इज इक्वल्स टू e। अब मुझे बताओ क्या ये लाइन यहां तक समझ में आ गई आपको कि a का वजन जो है वो 2 गुना है b से। तो a का वजन जो है वो क्या है, 2 गुना है b से, यानी b 2 बार मिलेंगे तो a के बराबर होंगे। b का वजन जो है वो 4.5 गुना है किससे, c से। तो एक बात बताओ, b का वजन c से 4.5 गुना है, 4.5 को मैं 9/2 लिख सकता हूँ क्या,
करेंगे 4.5 होगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2b इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 9c आ जाएगा। ठीक है, फिर वो कहता है, फिर एग्जामिनर कहता है कि c का वजन जो है वो हाफ है एज मच एज d, मतलब d के आधे के है बराबर c, d का आधा बराबर c होगा, मतलब इसको मैं क्या लिखूंगा कि 2c जोड़ूंगा तभी d हो जाएगा। भाई c का अगर कह सकते हैं d का जो आधा है वही c है, तो इसका मतलब अगर हमको d का 1 करना होगा तो 2c तो करना पड़ेगा ना। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, c इज इक्वल्स टू हाफ बाई d, तो ये 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 2c इज इक्वल्स टू d, है ना। और लास्ट लाइन क्या थी इसकी चौथी वाली कि d का जो वजन है ना हाफ एज मच एज d, e मतलब कि जाहिर सी बात है e का जो आधा है वो बराबर है d के, मतलब अगर हमको पूरा e चाहिए तो d कितना लाना पड़ेगा 2, यानी 2 को इधर कर दो। तो ये कहानी हमारी बन के आ चुकी है। अब उसके हिसाब से एक लास्ट लाइन में बोलेगी कि e का जो वजन है वो a से कम है, a से कम है किसका वजन, e का, तो ऐसे लिख सकता हूं मैं, लेकिन मोर देन c, e का जो वजन है वो c से ज्यादा है, ऐसे मैंने कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब देखो ये कंफर्म नहीं है कि a के जस्ट बाद e है उसके बाद c है, इसको मुझे अरेंज करना है, अरेंज करना। तो आप पाओगे बेटा कि सबसे बड़ा कौन है इसमें, देखो सबसे बड़ा कौन है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि a जो है वो b से 2 गुना है, 2b बराबर a है, और b से अगर बात करें c की तो 2b बराबर 9c के, मतलब b बड़ा है c से, और कहा जाए कि c से कौन बड़ा है d, और ऑब्वियस सी बात है d से यहाँ पे कौन बड़ा दिख रहा है e, तो इसका मतलब एक बात बहुत क्लियर है कि सबसे टॉप पे तो तुमको a दिख रहा। ठीक है, अब a के बाद कौन आएगा, क्या b आएगा या e आएगा, देखो ध्यान से समझना। b के बारे में बोला गया था कि जो b है ना, b 2 बार b को जोड़ेंगे तो एक a हो जाएगा, तो इसका मतलब प्रोबेबली जो हम लेके चलेंगे तो b को हमको यहीं रखना पड़ेगा, 2b बराबर a इसके हो जाएगा, इसका मतलब a से बाद b आएगा, और b के बाद अगर हम बात करें तो नोटिस करो c तो नहीं आ सकता, क्योंकि c जो है ना, c d से भी कम है, d का आधा करो तो c आएगा, मतलब जाहिर सी बात है d से भी छोटा c है। ठीक है, 2c जोड़ोगे तभी तो d आएगा, तो d से छोटा c है, तो c तो नहीं आ सकता यहाँ पे। अब जरा d और e में से कोई एक आएगा, इसके बाद d और e में से कोई एक आएगा, तो आप पाओगे यहाँ पे कि e कब होगा, जब हम 2d को जोड़ेंगे तब e होगा, इसका मतलब e जो है वो किससे बड़ा है, d से, तो इसका मतलब b के बाद कौन आने वाला है e, और e के बाद आने वाला है d, और d के बाद लास्ट में कौन आएगा, c आ जाएगा। ये देखो आपका आंसर आ गया, बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि जाहिर सी बात है ना, यहां पे देखो d जो है तब आएगा जब 2c आएगा, तो देखो c से बड़ा d हो जाएगा, नोटिस करना। और आपको पता है कि d कब आएगा, जब e कब आएगा, जब 2d बराबर होगा तब e 1 के होगा, इसका मतलब कि d की संख्या 2 रखें तब वो e के बराबर है। समझ में आई बात, तो इसका मतलब e कहीं ना कहीं d से क्या होगा, बड़ा होगा, तो e d से बड़ा हो जाएगा। और तुमको एक बात सिखाई गई है कि 2 बार b को मिलाओगे तब जाके a मिलेगा, इसका मतलब एक बात तो तय है कि a के बाद कौन आने वाला है, b। और देखो यही जो b है ना वो c से 9 गुना ज़्यादा है, 2b अगर मिला दें तो c से 9 गुना ज़्यादा, तो इसका मतलब जो आपका एक फाइनल इक्वेशन बन के आएगा वो ये आ जाएगा बच्चों। अब आपसे क्या पूछा गया, बताओ वजन में कौन सबसे हल्का है, तो आप कहोगे सर इसका आंसर आएगा c, वजन में सबसे हल्का कौन दिख रहा, सी दिख रहा। उम्मीद है सॉल्यूशन समझ में आया, नहीं आया तो एक बार फिर से इसको रिवाइंड करके देखिएगा। अगला देखो ई जो है किन दो आर्टिकल से भारी है, कौन ई, तो ई किन से भारी है, 2 से, मतलब 2 तो है बी और ए, तो आंसर आएगा इसका बी और ए, आंसर आएगा बी और ए। कहाँ बेटा, ए और बी, ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा, लास्ट वाला, 4th वाला। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज द हैवीएस्ट इन द वेट, तो कौन है हैवीएस्ट में, ए था बेटा, तो आंसर आएगा इसका ए आ जाएगा। क्वेश्चन आसान हो जाता है तब जब आप क्वेश्चन को प्रॉपर समझ के करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन की कहानी कैसे, आराम से क्वेश्चन को पढ़िए। पहले 2018 में पूछा गया एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, जिसका आंसर देना आपके लिए मेरे ख्याल से सबसे आसान होगा अगर आपने इस क्वेश्चन को समझ के डायग्राम बना दिया। तो आई जस्ट वांट कि 30 सेकेंड विल सफिशिएंट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। जरा देखिए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए कि भाई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में विक्रम जो है वो 9th है, कहां से, बाएं छोर से, जबकि जानवी जो है वो 8th है, कहां से, दाएं से। ठीक है, हरिओम वाज 13th फ्रॉम द लेफ्ट एंड वाज एग्जैक्टली बिटवीन विक्रम एंड जानवी इन द सेम रो, देन व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द फ्रंट रो। बताओ भाई, चलो डन। अब देखो जरा सा, ड्यूरिंग अ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी, ध्यान से समझिएगा, ड्यूरिंग अ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी विक्रम वाज 9th फ्रॉम द लेफ्ट। ध्यान से सुनना, विक्रम वाज 9th फ्रॉम द लेफ्ट। एक लाइन है ऐसे, ठीक है,
लेफ्ट से विक्रम जो है वो कितने पर है, 9th पर है, ऐसा मुझे अनुमान लग रहा है, ऐसा मैं सोच रहा हूं, ठीक है। अब जरा सोचो यहां पे क्या था आगे, वाइल जानवी वॉज 8th फ्रॉम द राइट, बेटा जानवी राइट से कितने पर है, मान लो ऐसे 8th पे जानवी, ठीक है, जानवी राइट से कितने पर 8th पे हो जाएगी, ठीक है। अच्छा आगे देखो, राइट इन द फ्रंट ऑफ रो, फ्रंट रो, फ्रंट रो मतलब होता है आगे से ही, इसका मतलब चलो अभी फिलहाल इसको ऐसे छोड़ देते हैं। हरिओम वॉज 13th फ्रॉम द लेफ्ट एंड एग्जैक्टली इन मिडिल ऑफ विक्रम एंड जानवी, ठीक है। यार एक बात बताओ, हरिओम जो है ना यहां पे 13th पे, हरिओम ऐसे बोला गया, ठीक है, ठीक है बेटा। ये जो आगे की पंक्ति में दाएं से 8वें मतलब पीछे से ये जानवी बेटा, ठीक है, याद रखना। विक्रम जो है वो कहां पे आ गया, हरिओम कहां गया बेटा, 13वें पे आ गया, और एग्जैक्टली बीच में है किसके, हरिओम और जानवी के। आगे देखो, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द फ्रंट ऑफ इन द फ्रंट रो, भाई लाइन में कुल व्यक्तियों की संख्या यहां पर क्या हो सकती है, जरा सोचो कि अगर ये 13th पर है, ये 13th पे है, और हमसे पूछा गया कि बताओ इस लाइन में कितने लोग हो जाएंगे, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। एक हिंट इसमें एग्जामिनर ने दिया बेटा आपको, वो हिंट ये था कि हरिओम इन दोनों के कहां पे, एग्जैक्टली बीच में। अच्छा एग्जैक्टली बीच में, तो इसका मतलब अगर ये 9 पे है, ये 13 पे, तो 9 के बाद देखो 10, 11, 12 और ये 13, ठीक है। ये देखो ध्यान से, फिर से एक बार बता रहा हूं मैं इसको, 9 के बाद 10, 11, 12 और ये 13, तो यानी विक्रम और हरिओम के बीच में कितने लोग होंगे, 3। तो अगर इनके बीच में 3 है बेटा, तो जानवी और हरिओम के बीच में भी कितने लोग हो जाएंगे, 3 लोग हो जाएंगे ना। इनके बीच में भी कितने लोग हो जाएंगे, 3 लोग हो जाएंगे। तो इसका मतलब एक बात तो क्लियर हो जाएगी, क्या क्लियर हो जाएगी, कि जो हरिओम बाएं से 13 पे है वो राइट से कितने पर होगा, 8 के बाद 9, 10, 11 और ये 12, तो हरिओम की पोजीशन राइट से हो जाएगी 12। देखो ध्यान से, हरिओम की पोजीशन राइट से 12 हो जाएगी बेटा, 8 के बाद 9, 10, 11 और 12, ठीक है बेटा 12। तो किसी एक पर्सन की अगर आपको दोनों तरफ से पोजीशन दी जाए तो आप क्या निकाल सकते हैं, टोटल। तो टोटल बराबर किसी पर्सन की राइट से पोजीशन और उसी पर्सन की लेफ्ट से पोजीशन में एक को जोड़ के एक घटा दो। तो बेटा 13 और 12 होता है 25, 13 + 12 25, -1 करेंगे क्या आ जाएगा, 24। तो यानी इस क्वेश्चन में जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 24, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिखाई दे रहा है। समझ में आई बात आपको कैसे करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा अलग दिखाई दे रहा है मुझे, क्वेश्चन 2017 का है, अच्छा क्वेश्चन है, समझ के करने वाला क्वेश्चन है, तो मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को आप बहुत सिंपल तरीके से देखें, समझें और सॉल्व करें। यहां पे मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, ठीक है भाई, 1 मिनट का एक शानदार सा टाइम आपके लिए है। उस टाइम को आप लेके क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिए। टाइम स्टार्ट हो गया अब आपका। देखिए जरा इस क्वेश्चन को, देखिए जरा सॉल्व करके। चलिए चलिए अब देखिए आपने क्या किया, क्वेश्चन को देखा, क्वेश्चन को समझा। अब क्वेश्चन थोड़ा बड़ा भी है भाई, टाइम तो मैंने आपको दे दिया यहाँ पे, और आपको इस टाइम के अंदर में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अब क्लियरली यहाँ पे एक बात ध्यान से देखिएगा कि 6 बॉटल हैं और इन 6 अलग अलग बॉटल्स में क्या है बेटा, अलग अलग क्वांटिटी में पानी भरा हुआ है, लेकिन जरूरी नहीं कि इनका सिक्वेंस ऐसा ही हो। अब इसमें क्या बोला गया है, P हैज मोर देन R बट लेस देन T, ठीक है,
S has more than R but less than T, who does not have the highest quantity of water। मतलब देखा जाए तो क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छा है और सिंपल तरीके से तो बनाना पड़ेगा इसको, लेकिन साथ ही साथ आपको इस क्वेश्चन के अंदर अप्रोच करना बहुत अच्छे से आना पड़ेगा। तो मैं जरा इसको अप्रोच करके दिखाता हूँ कैसे करेंगे। भाई देखो, मैंने सिखाया था कि जितने लोग होते हैं, 6 हैं तो 5 का डायग्राम, 7 हैं तो 6 का डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे 6 का डायग्राम देखो, 1 2 3 4 5 6 है तो 5 का डायग्राम, ठीक है ना। आगे देखो क्या बोला गया, ठीक है, क्या बोला गया इसमें, जो P है ना, P हैज मोर देन R बट लेस देन T। जो P है ना उसके पास R से ज्यादा लेकिन T से कम क्वांटिटी में पानी है। तो इसको मैं अलग से लिखूंगा, P के पास ज्यादा है R से लेकिन कम किससे है बेटा, कम किससे है, T से। P के पास R से ज्यादा लेकिन कह सकते हैं कि किससे कम है, R से ज्यादा लेकिन किससे कम है, T से कम है, ठीक है, ये भी हमने कर लिया। S के पास मोर देन R, S के पास जो पानी का लेवल है ना, पानी की क्वांटिटी उसके पास है वो R से ज्यादा है, ठीक है। तो R से ज्यादा अगर S होगा तो S इज ग्रेटर देन R मैं कर दूं। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा बेटा, क्या बोला गया कि P के पास R से ज्यादा है, ठीक है, P के पास जो है वो R से ज्यादा है लेकिन S से कम है। नहीं, एक सेकंड देखिए, फर्स्ट लाइन क्या थी इसमें, S है क्या फर्स्ट वाला, P हैज मोर देन R बट लेस देन T। P के पास R से ज्यादा लेकिन T से कम है, और S के पास R से तो ज्यादा है लेकिन किससे कम है बेटा, लेकिन S हैज मोर देन R बट लेस देन T। अच्छा, S के पास जो है वो R से ज्यादा है लेकिन किससे कम है बेटा, T से कम है, ठीक है। आगे देखो इसमें क्या था, ठीक है। अच्छा, विच मतलब किसकी बात हो रही है, विच मतलब हो रही है टी की बात की, जो टी डज नॉट हैव द हाईएस्ट क्वांटिटी। इसका मतलब टी हाईएस्ट पे नहीं होगा तो टी के आगे भी कोई होने वाला है, टी के आगे कोई होगा। यू हैज मोर देन ए, अच्छा यू के पास जो है वो ए से ज्यादा क्वांटिटी है, यू के पास ए से ज्यादा, सब लिखते चलो आराम से बनेगा बेटा, है ना। विच हैज लेस देन आर, विच मतलब किसकी बात हो रही है, ए की, जो ए के पास है ना वो आर से कम है। तो इसका मतलब ए के पास आर से कम है तो आर के बाद कहीं ए की उम्मीदें बंध रही मेरे पास, है ना। ध्यान से देखना, सब कनेक्ट होकर यहाँ जुड़ जाएगा। आगे देखो, द बॉटल विद सेकेंड लोवेस्ट क्वांटिटी ऑफ वाटर हैज 120। सेकेंड लोवेस्ट वाला जो बॉटल है उसमें 120 लीटर पानी आ रहा, ठीक है भाई। आगे देखो ml वाटर, आगे क्या बोला गया, आगे देखो, द बॉटल विच सेकेंड हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ वाटर हैज 150। तो सेकेंड हाईएस्ट वाला बेटा 150 ml जो है वो पानी कंज्यूम करता है, रखता है, इनटेक करता है ऐसा। नन ऑफ द बॉटल हैज मोर देन 155, 155 से ज्यादा कोई नहीं है तो 155 से कम हाईएस्ट होगा इसमें, है ना। और S डज नॉट हैड द थर्ड लोवेस्ट क्वांटिटी, यानी कि S जो है ना बेटा वो थर्ड पे नहीं आएगा, 1 2 3 थर्ड लोवेस्ट पे S नहीं आ सकता, ऐसा एग्जामिनर यहाँ पे कह रहा, ठीक है। आगे देखो क्या बोला गया, खत्म, क्वेश्चन फिनिश हो गया। अब आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि U जो है मेरे ख्याल से टॉप पे आ जाएगा, U के बाद बेटा कौन आएगा, T, और T के बाद देखो नोटिस करो यहाँ S आएगा क्योंकि S यहाँ आ नहीं सकता, और S के बाद कौन आने वाला बेटा, S के बाद आएगा कौन, P, और P के बाद कौन आएगा R, और R के बाद कौन आएगा A। देखो क्वेश्चन सॉल्व हो गया भाई। T अगर टॉप पे आएगा नहीं और U बड़ा है A से, और ऑब्वियस सी बात है T से आगे कोई और दिख नहीं रहा, तो U की प्रोबेबिलिटी यहाँ बन जाएगी, U यहाँ पे, T यहाँ पे। अब T के बाद नोटिस करो S और P में थोड़ा डाउट है, तो यहाँ पे तो S आ नहीं सकता, तो इसका मतलब S को यहीं रखना पड़ेगा, तो P यहाँ, R यहाँ, A यहाँ, और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लिखने के टाइम पे ही जितना टाइम लगे लग जाए, उसके बाद बनाने में बेटा टाइम नहीं लगना चाहिए, बहुत आसानी से आप इसको बना सकते हो, ठीक है। ये देखो सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आपसे क्या पूछा गया, अब आपसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या पूछा गया बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि U में पानी की मात्रा क्या हो सकती, तो 150 के ऊपर होगा लेकिन 155 के कम होगा, तो 152 153 157, तो ये दो तो हो नहीं सकते, तो A और B में से कोई एक हो जाएगा। तो आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, E वाला, 155 से कम होना है बेटा, ध्यान रखना। आगे देखो, अगर बोतल R में, अगर बोतल R और P में पानी की जो क्वांटिटी का सम है वो 255 है, किसमें बेटा, R और P, देखो ध्यान से, R और P में R प्लस P अगर हम जोड़ेंगे तो 255 आ रहा, ऐसा बोला गया ना, क्या कितना आ रहा है, 255 ही आ रहा ना भाई, ये देखो 255 ml। और T और U में पानी का डिफरेंस जो है, ठीक है, डिफरेंस 304 है, किसमें बेटा, T और U में, T और U में डिफरेंस, T और U का जो डिफरेंस है वो 30 कितना है बेटा, 4 बोला गया ना, 304 नहीं होगा, तो U और P में पानी की मात्रा का सम क्या होगा, एक सेकेंड,
difference between the quantity of water in bottle T and U is 304, then what is the sum of, ठीक है, what is the sum of U and P, U and P, एक बार चेक कर लेते हैं इसको बेटा, U and P की बात कर रहा है इसमें ना, U और P की, U और P में कितना आएगा, ज़रा सोचो, ये थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है इसमें, क्योंकि यहाँ पर जो उन्होंने बोला है कि मैक्सिमम जो होगा वो 100 कितना होना चाहिए, 55 से ज़्यादा नहीं होगा। अब मेरी बात सुनो, पहले इसको R और P का निकालते हैं पहले। R और P को सम करने पर कितना आएगा, 255। तो एक काम करें, 255 में से बच्चों, 255 में से 120 माइनस कर दो, और जैसे ही तुमने 120 माइनस करा है तो तुम पाते हो कि यहाँ पर ये 5 हो गया, ठीक है, और ये 3 हो गया, और ये हो जाएगा 1। तो इसका मतलब 135 ml जो है वो पानी तुम किसको दे देते हो भाई, 135 ml जाता है P के पास, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा इसका, तो ये वाला डेटा तुम्हारा निकल के आ गया, ठीक है ना, ठीक है, ये आ गया। अब देखो इसने बोला T और U का जो डिफरेंस है, डिफरेंस नहीं होगा मेरे ख्याल से, सम होगा, क्योंकि डिफरेंस हो ही नहीं सकता इसमें, यहाँ पे सम होना चाहिए। इनका डिफरेंस 304 कैसे हो सकता है, क्योंकि 150 ये है और ये भी कितना होगा, हार्डली होगा 152, 153, 154, तो इनका सम होना चाहिए, सम। अब जरा सम की बात करें, मेरे ख्याल से ना वो जो बात बोली गई थी वहाँ पे सम होगी, उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि डिफरेंस 304 हो ही नहीं सकता। तो 150 अगर T की वैल्यू है, तो अब कहा जाए कि 304 में से 150 अगर हम माइनस कर दें, ठीक है, तो कितना आएगा बेटा, 154 आएगा, 154। और आपको बोला गया था U की जो वैल्यू है वो 155 से ज़्यादा हो नहीं सकती, तो ये 154 आएगा, ठीक है। याद रखना, इसने यहाँ पे क्या बोलता है कि इनका सम जो है वो इतना होना चाहिए, ऐसा बोला गया। तो आपसे U और P का वैल्यू पूछा है, तो U और P का वैल्यू कितना जाएगा, 154 प्लस 135, इनको ऐड करो बेटा, तो 5 और 4 9, 5 और 3 8, 1 और 1 2, 289 आंसर आ जाएगा इसका। देखो U, ये देखो ये वाला जो वैल्यू है ना, ये वाली जो वैल्यू है 154, ये तुम्हारी U की वैल्यू है, और 135 P, तो U प्लस P इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 289। देखो ध्यान से, 289 आपका आंसर आ चुका है ऑप्शन में, देखो ये दिख रहा है आपको, ये 289 ही है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको जरा करेक्ट कर लेना, डिफरेंस नहीं है यहाँ पे, सम है, डिफरेंस की जगह यहाँ पे सम है, ठीक है, सम, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे योग यहाँ पूछा गया, का योग, ठीक है, योग, क्योंकि अंतर हो नहीं सकता ना, वहाँ पे अंतर हो नहीं सकता इसको, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे R और T में पानी में कितना डिफरेंस है, किसके बीच में बेटा, R और T का डिफरेंस पूछा गया है। जरा देखो R और T का डिफरेंस, तो R और T 150 और 120 कितना हो जाएगा, माइनस करने पे 30 हो जाएगा, तो आंसर आएगा इसका 30 ml का डिफरेंस आ गया, ठीक है। एक बार आपने क्वेश्चन बनाया और आपका आंसर तुरंत सॉल्व हो जाता है, ठीक है भाई, वेल डन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अब भाई अगला क्वेश्चन 2017 में ही पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि यहाँ पर एक कह सकते हैं किताबों से सुसज्जित ये प्रश्न है। मेरे ख्याल से ये आपका क्वेश्चन ज़्यादा टाइम लेगा नहीं, ये क्वेश्चन ज़्यादा टाइम लेगा नहीं, मैं इसके लिए टाइमर आपको देना चाहूँगा, और 30-40 सेकेंड दे देता हूँ। चलो 40 सेकेंड इज़ मोर देन सफिशिएंट भाई, है ना। चलो बनाओ ज़रा इसको, जल्दी बनाओ, ट्राई इट फास्ट, ट्राई इट फास्ट। डन भाई, देखिए देखिए, समझिए और बनाइए। आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, इसमें कुछ ऐसा है नहीं जो आपको बहुत परेशान करे, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में दिखाया जाता है क्वेश्चन, इसीलिए दिखाया जाता है कि आप एटलीस्ट कर पाए। चलिए टाइम अप हो गया भाई। 2017 में पूछा गया एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, और आज के लिए क्वेश्चन बड़े ट्रेंडी हैं बेटा, ध्यान रखना। इस साल भी आपकी उम्मीद है इस तरह के क्वेश्चन आने की, ठीक है। क्या बोला गया, 6 किताबें हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स की हैं, इनको अलग अलग तरीके के पेजेस इनके अंदर हैं। नंबर ऑफ पेजेस के रिस्पेक्ट में सारी किताबों को हमको अरेंज करना है। तो जरा कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। 6 किताबें, अगर आप देखेंगे तो 5 का डायग्राम बनेगा, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। ये बन गया हमारा। क्या बोला गया इसमें, क्या बोला गया कि कंप्यूटर की जो बुक है ना, ठीक है, कंप्यूटर की जो बुक है उसमें कम पेजेस हैं, केवल 2 किताबों से। जरा सोचना इस लाइन का मतलब क्या होगा कि केवल 2 ऐसी किताबें हैं जिनसे कंप्यूटर में कम किताबें हैं, पेजेस हैं, बाकी सबसे ज्यादा है।
तो ऑब्वियस सी बात है जो कंप्यूटर है बेटा वो यहाँ जाएगा, कंप्यूटर मतलब सी। कंप्यूटर केवल 2 किताबों से ही कम पेजेस उसके अंदर है, मतलब बाकियों से क्या होंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। इंग्लिश की जो किताब है ना उसके अंदर ज़्यादा पेजेस हैं, किससे, साइंस की बुक से। इंग्लिश की जो किताब है उसमें जो है, इंग्लिश की किताब जो है उसमें क्या है, ज़्यादा पेजेस हैं साइंस से, ठीक है। इंग्लिश की किताब में ज़्यादा पेजेस हैं किससे, साइंस से, तो साइंस से ज़्यादा इंग्लिश हो गया, ठीक है। आगे देखो, लेकिन कम है किससे, संस्कृत से। इंग्लिश में साइंस से तो ज़्यादा है लेकिन संस्कृत से कम है बेटा, संस्कृत से जो है वो कम है, ठीक है। आगे देखो, साइंस की जो किताब है ना उसमें सबसे कम पेजेस नहीं है, साइंस की किताब में सबसे कम पेजेस नहीं है, तो साइंस के बाद भी कोई ना कोई होगा बेटा, ऐसा होने वाला है, ठीक है। आगे ज़रा बढ़ लें इसमें, आगे ज़रा बढ़ते हैं इसमें। संस्कृत की किताब में क्या है, कम पेजेस हैं किससे बेटा, हिंदी की किताब से। तो इसका मतलब संस्कृत से ऊपर कौन होने वाला है, हिंदी होने वाली। संस्कृत से ऊपर कौन होने वाला है, हिंदी होने वाली है। द बुक विच कंटेन थर्ड लोवेस्ट पेजेस कंटेन 28 पेजेस, यानी यहाँ पे जो किताब है ना उसमें 28 पेज हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना भाई। देखो ये आपका सबसे टॉप पे तो आपका हिंदी आ गया H, उसके बाद संस्कृत का SAN कर दे रहा हूँ, संस्कृत, फिर इंग्लिश यहाँ आएगा नहीं, ये इंग्लिश हो जाएगा, इंग्लिश के बाद यहाँ पे साइंस हो जाएगा, साइंस के बाद एक कौन सी किताब बच गई यार, एक बच गई आपकी मैथ्स, ये मैथ्स आपके सबसे लास्ट में आ जाएगी। ये देखो क्वेश्चन कितना स्मूथली सॉल्व हो गया आपका, कितना स्मूथली सॉल्व हो गया। अब जरा पढ़ो इसका क्वेश्चन क्या था कि बताओ भाई साइंस की बुक से ज्यादा पेजेस कितनी किताबों में, तो साइंस के ऊपर कौन है, 1 2 3 4, भाई 4 किताबें हैं यहाँ पे, तो आंसर आएगा इसका क्या, 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा भाई, ध्यान रखना आंसर आएगा इसका 4, ठीक है। साइंस से आगे कितने हो जाएंगे, 4। नेक्स्ट आगे देखो, संस्कृत और कंप्यूटर की बुक्स में, इंग्लिश में देखो, इफ संस्कृत एंड कंप्यूटर्स बुक्स कंटेन 89 पेजेस, मतलब उसने ये कहा कि संस्कृत और यहाँ पर कौन है देखो, संस्कृत और कंप्यूटर की किताब को मिला दे तो 89 पेजेस आएंगे, ठीक है। ये देखो जरा सा, संस्कृत और कंप्यूटर को मिला दो, तो ये देखो संस्कृत और कंप्यूटर को मिलाने पर 89 पेजेस आ रहा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज़्यादा, कि संस्कृत और कंप्यूटर को मिला के, ठीक है, संस्कृत और इंग्लिश है, माफ करिएगा, हाँ, संस्कृत और कंप्यूटर की बुक मिला के 89 पेजेस हैं, और कंप्यूटर और इंग्लिश की बुक मिला के 63, कंप्यूटर और इंग्लिश को मिला दें तो 63, कंप्यूटर और इंग्लिश को मिला दें तो 63 है। और तुमको पता है यहाँ पे बेटा कि इंग्लिश जो है वो कितने पे आ रहा, 28 पे आ रहा, तो इसका मतलब 63 में से अगर हम 28 को माइनस कर दें, 63 में से 28 को अगर हम माइनस कर दें तो आप पाओगे यहाँ 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा तुम्हारा कितना बेटा, 35, ठीक है। यानी कि हमें एक बात पता चल गई यहाँ पे कि अगर ये 28 है तो इंग्लिश की जो कहानी है किसकी बेटा, कंप्यूटर की जो कहानी है वो 35 हो जाएगी, ठीक है। कंप्यूटर की कहानी कितनी हो जाएगी, 35 की। अब जैसे ही कंप्यूटर 35 हुआ तो संस्कृत और कंप्यूटर मिला के 89 बोला गया, तो बस 89 में से 35 माइनस करो ज़रा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 54। तो संस्कृत कितने पे आएगा बेटा, 54 पे आ जाएगा, संस्कृत कितने पे आ जाएगा, 54 पे आ जाएगा। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, जरा क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, संस्कृत की किताब में कितने पेजेस हैं, तो बस हो गया खत्म, 54 आंसर आ जाएगा। संस्कृत की किताब में कितने पेजेस हैं बेटा, 54। देखो आंसर 54 है क्या इसमें, हाँ है, बिल्कुल है, सही है, ठीक है, 54 इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया बेटा, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलो आ जाओ यहाँ पे क्वेश्चन देखो बेटा, ये क्वेश्चन क्या है भाई, हाँ यहाँ पर क्वेश्चन जो है अलग हो चुका है, तो बस अलग हुए क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। जरा देखो एक बार इसको, क्वेश्चन को देखते चलो, समझते चलो, जो लाइन ना आए आप उसका सॉल्यूशन जरूर देखना, क्योंकि सॉल्यूशन से ही आपका प्रॉपर कंसेप्ट क्लियर होने वाला है, ठीक है। ये देखो सॉल्यूशन से ही आपका प्रॉपर कंसेप्ट क्लियर होगा। 40 सेकेंड इस क्वेश्चन के लिए दे रहा हूं मैं आपको, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है बेटा, 40 सेकेंड्स का क्वेश्चन है, जल्दी से देख के रिप्लाई करो और मैं आपको इसका सोल्यूशन देने वाला हूं, ठीक है, मैं आपको सोल्यूशन देने वाला हूं।
4 सेकंड बचे हैं, 3 सेकंड। अब आपका इस समय समाप्त होने की बिल्कुल घोषणा होने वाली है और आपको इस क्वेश्चन को समाप्त करना है भाई 40 सेकंड में। ध्यान रखना ये क्वेश्चन 40 सेकंड से ज्यादा का नहीं है। क्या बोला गया क्वेश्चन में, जरा वो पढ़ लो। इसमें क्वेश्चन आपसे कहना चाह रहा है एग्जामिनर कि भाई 6 पीपल हैं जो कि अलग अलग हाइट के। मैंने आपसे हमेशा से कहा जितने भी लोग कंपेयर, देखो ऑर्डर एंड रैंकिंग में ना मोस्टली क्वेश्चन ऐसे वाले आएंगे, आपको ध्यान रखिएगा। क्या बोला गया, 6 लोग हैं जो अलग अलग हाइट्स के, तो बस जितने लोग हैं उससे एक कम का डायग्राम, 1 2 3 4 5 और 6 है तो 5 का डायग्राम बन के आ जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या बोला गया, ए इज टॉलर दैन डी। बेटा ए जो है वो लंबा है डी से, ए जो है वो लंबा है किससे भाई, डी से, ठीक है। एंड सी, अच्छा भाई ए जो है वो सी से और डी से दोनों से लंबा है, डन। आगे देखो जो बी है वो लंबा है ए से, कौन, बी, ये जो बी है ना वो लंबा है किससे भाई, ए से, ठीक है। लेकिन यही बी छोटा है किससे भाई, यहां पर बोला गया है ई से छोटा है, तो ई से छोटा हो जाएगा बी। सी इज नॉट द शॉर्टेस्ट पर्सन, मतलब सी अगर छोटा नहीं है तो सी से ऑब्वियस सी बात है कोई और एक होगा छोटा, तो ठीक है सी के बाद कोई हो सकता है डी हो, और डी इज शॉर्टर देन ओनली 3%। डी केवल 3 बंदों से छोटा है भाई, 1 2 3 से छोटा डी यहां जाएगा, सी सबसे छोटा है नहीं, ठीक है। आगे देखो द थर्ड टॉलेस्ट पर्सन इज 115 सेंटीमीटर, 1 2 3, ये बेटा 115 सेंटीमीटर का है। क्वेश्चन हमारा यहाँ पे होता है समाप्त। अब जरा सोचने वाली बात यहाँ पर है कि ई और बी ए से बड़े हैं, तो ई यहाँ आ जाएगा, बी यहाँ आ जाएगा, ए यहाँ आ जाएगा बेटा, और ए के बाद डी, डी के बाद सी, और एक नाम जो बच गया वो कौन सा बच गया, एफ का, वो आपका यहाँ आ जाएगा। देखो क्वेश्चन कितना स्मूथली सॉल्व हो चुका है, कितना स्मूथली सॉल्व हो चुका है, आपने देख लिया इसको, ठीक है। आराम से देखिए, ट्राई कीजिए इसको। चलो अब आपसे पूछा गया बताओ भाई हु इज टॉलेस्ट, सबसे लंबा कौन है, बताने की जरूरत नहीं, आंसर क्या आएगा इसका, ई आ जाएगा, हु इज टॉलेस्ट, ई, ठीक है। चलो नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखो, अगर ए और ई की हाइट जो है वो 235 है, ए और ई इज इक्वल्स टू 235 है, मतलब ए और ई इज इक्वल्स टू 235 है, डन। आगे देखो ए और डी की हाइट 220, ठीक है, ए और डी की जो हाइट है वो 220, ऐसा बोला गया, ए और इसकी हाइट 220 है, ठीक है। आगे क्या बोला गया, तो ई की हाइट कितनी है बेटा, ई की हाइट कितनी, बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो उसका क्वेश्चन, छोटी सी कैलकुलेशन है और आपका आंसर आ चुका है, छोटी सी कैलकुलेशन। कैसे देखो, कैसे देखो भाई, अगर आपसे बोला गया ए और ई, ये जो ए है ये ई है, इनको ऐड करने पर 235 आ रहा, तो तुमको पता है यार ये 115 है, 115 है तो ये ऑब्वियस सी बात है 120 होगा, है ना, 120, और ये हो जाएगा 100, हाँ ये 235 यानी 120 ये हो गया। और अगर बात करें ए और डी की जो 220, तो ए और डी की 220 हाइट है, तो इसका मतलब 115 और ये होगा 105, ये देखो 220 हो गया। तो पूछा गया ई का कितना हो सकता है, ई का, तो ई का तो वैसे ही निकल के आ चुका है आपका, ई का कितना आ चुका है बेटा, 120 आ चुका है। 120 है क्या ऑप्शन में, देखो जरा 120 है क्या, बिल्कुल है, ठीक है। आंसर आएगा इसका 120, आंसर क्लियर है। चलो आ जाओ नेक्स्ट पे। अब हर बार की तरह, हमेशा की तरह मैं आपके सामने ये क्वेश्चन लेके आ चुका हूं और इस क्वेश्चन का आंसर आपको होमवर्क में देना है भाई। हर बार हर सेशन में मैं आपको एक होमवर्क जरूर देता हूं ताकि आप हमसे कनेक्टेड रहें, जुड़े रहें। अभी तक जितने सेशंस मैंने आपको कराए हैं, जितने सेशन, उनके होमवर्क में दे रहा हूं और अगली क्लास में इसको सॉल्व भी करा रहा हूं। ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और इसका आंसर आप क्या देंगे मुझे बताइएगा। होमवर्क क्वेश्चन आपका है, देखिए जरा सा, ट्राई कीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मुझे इसका आंसर आपको नेक्स्ट क्लास में सॉल्यूशन मिल जाएगा इसके पार्ट 2 में, लेकिन आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके बताएंगे। इसका आंसर का जो क्वेश्चन का आंसर जो है वो मुझे कमेंट करके बताएंगे। और याद रखना अभी मैं जो पार्ट 2 ब्लड रिलेशन का जो टॉपिक था, जो होमवर्क मैंने उसको दिया था, उसका सोल्यूशन मैं आपको यहाँ देने वाला हूँ, ठीक है। चलिए ये देख लिया आपने, इससे 2 क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ भाई, यहाँ पे 2 क्वेश्चन, एक ही आपके इस ऑर्डर एंड रैंकिंग के क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन यहाँ पे हैं, तो जल्दी से देखिए, समझिए और रिप्लाई करिए इसका, ठीक है। चलिए कमेंट पे रिप्लाई करिएगा। अब ये जो है वो हमारा होमवर्क है किसका, डायरेक्शन डिस्टेंस का, जो मैंने आपको दिया था। तो जरा देखें इसका आंसर क्या निकल के आता है। ये मैंने आपको होमवर्क दिया था और उम्मीद है आपने इसको सही सही बनाया होगा। और ये वाला मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था इसमें, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोला गया इसमें कि अगर P जो है वो ग्रैंडसन है किसके, J के। लिखो जरा सा, P जो है वो J का ग्रैंडसन है, मतलब J की या तो बेटी या फिर बेटा, मुझे नहीं पता था, उसका ग्रैंडसन आ जाएगा कौन, P। ये मैंने ऐसे बना दिया, J का ग्रैंडसन P हो गया। आगे देखो, आगे देखो, S इज अ हस्बैंड ऑफ J। अगर S जो है वो J के पति हैं, तो J के पति S हो जाएंगे, तो इसका मतलब J तो वाइफ हो जाएंगी। यहां तक तो क्लियर है बेटा।
आगे बोला गया के की शादी जो हुई है, के इज मैरिड टू द सन ऑफ टी। जो बेटा टी का बेटा है ना, मुझे नहीं पता कौन है, टी का कोई एक बेटा है जिससे शादी हुई है किसकी, के की। तो के तो डेफिनेटली वाइफ हो जाएगी ना उसके बेटे की, है ना। आगे देखो टी के 2 बच्चे, ठीक है, एक बच्चा ये मेल है और एक कोई और होगा, मुझे नहीं पता वो कौन है, उम्मीद ऐसी लगाई जा रही। और उसमें एक बेटा है, तो ठीक है, ठीक है, उसमें एक बेटा है तो इसका मतलब एक तो बेटी होने वाली, तो ये बेटी हो जाएगी भाई, है ना। अच्छा, डी इज अ डॉटर ऑफ के इज ब्रदर। जो डी है ना वो के भाई की क्या है, डॉटर है। तो के का कोई भाई होगा, उसकी डॉटर कौन है, डी। के भाई की डॉटर हो जाएगी डी यहां पे, ठीक है ना। आगे देखो आर इज अ ब्रदर इन लॉ ऑफ टी। सोचो जरा, आर जो है वो टी का ब्रदर इन लॉ है, मतलब या तो जीजा होगा या तो साला होगा, ठीक है। तो यहाँ पे टी का ब्रदर इन लॉ मतलब क्या होगा, टी का, ऐसे लिख ले रहा हूं मैं कि ब्रदर इन लॉ है, कौन ब्रदर इन लॉ है बेटा, आर। आर मेल होगा, ऐसे बना दिया मैंने अलग से, है ना। आर इज अ ब्रदर इन लॉ ऑफ टी और जे हैज ओनली वन चाइल्ड। बेटा जे का केवल एक ही संतान है, जे की केवल एक ही संतान है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे एस इज अ फादर ऑफ आर। आर के जो पापा हैं वो कौन है, एस हो जाएंगे। तो यार इसका मतलब ये जो संतान है ना वो कौन है, आर हो जाएगी। आर के पापा कौन हो जाएंगे, एस। और एस जो है वो क्या है बेटा, ब्रदर इन लॉ है। क्या है बेटा इसमें, एस जो है वो क्या है, ब्रदर इन लॉ है, ठीक है। एस जो है वो क्या है इसमें, ब्रदर इन लॉ हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे ये जो है, ठीक है, यहाँ पे ये जो है ना, इस क्वेश्चन को आप इस तरह से अप्रोच करेंगे कि अब आपकी कहानी पूरी सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब जरा ध्यान से समझना कि एस इज अ फादर ऑफ आर और हमको पता है यहां पर है कि जे का केवल एक ही बच्चा है। चाइल्ड मतलब एक ही बच्चा होता है, मतलब बेटा या बेटी एक ही होगा, तो वो आर ही हो चुका है। तो बस क्वेश्चन खत्म हो गया, सबको उठा के जोड़ दो। यहां पर देखो टी और आर एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे कि जो टी है यहाँ पे जो क्या बोला गया था इसमें कि टी एज ओनली 2 चिल्ड्रन, कहाँ गई वो लाइन बेटा, टी वाली, कि आर इज अ ब्रदर इन लॉ ऑफ टी। आर टी के ब्रदर इन लॉ है, तो इसका मतलब आर की, अब जाहिर सी बात है कोई भाई बहन तो होगा नहीं, तो आर का नो डाउट कोई एक वाइफ होगी और उसका जो भाई है वो कौन हो जाएगा, या उसकी जो बहन है वो कौन हो जाएगी, टी। तो आर जो है वो टी के ब्रदर इन लॉ लगेंगे क्योंकि इसकी बहन बहन के पति। जाहिर सी बात है अगर एस का कोई और बच्चा नहीं तो आर ही होंगे। ये फीमेल हो नहीं सकती क्योंकि ब्रदर इन लॉ करना है इसको, तो ये मेल होगा। और अगर मेल होगा तो ऑब्वियस सी बात है इसका जीजा या साला कौन होगा, टी। और अगर ये टी जीजा या साला में से कोई हो, टी का जेंडर नहीं पता मुझे। अब अगर टी आया तो टी का एक बेटा है भाई, ध्यान से देखो टी का, अब ये पूरा क्वेश्चन इसी से जोड़ दो। ये जो टी है ना, मैं यहाँ पे पेन चेंज कर ले रहा हूँ उसके लिए, टी का एक बेटा है, ठीक है, एक बेटा और एक बेटी है टी का, ध्यान रखना, वो ये नहीं पी नहीं है, ध्यान रखना, टी का एक बेटा और एक बेटी है। या एक काम कर लेता हूँ मैं, रुक जाओ थोड़ा सा, मैं इसको साफ सुथरा इधर बना लेता हूँ। यार रुको, बंद तो गया ही वहाँ पे, प्लस के यहाँ कर दो, ठीक है, के और यहाँ बॉक्स हो जाएगा और उसका जो बेटी है वो कौन हो जाएगी, डी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे इसकी बेटी जो है कौन हो जाएगी, डी हो जाएगी, ठीक है। ये आपका बन गया। देखो ध्यान से, ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। मैं इसको क्लियरली समझा दूं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था ये, और इस क्वेश्चन से क्वेश्चन की कहानी बन जाएगी। देखो ध्यान से, जे और एस हस्बैंड वाइफ हैं, इनका एक बेटा है आर। आर की शादी किसी से हुई है, मुझे नहीं पता कौन है वो। उसका भाई या बहन कौन है, टी है, मुझे भी नहीं पता। आर का एक बेटा है जिसका नाम पी है, और टी का एक बेटा और एक बेटी है जिसमें बेटे की शादी के से हुई है, और के का एक भाई है जिसका बेटा कौन है, डी हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से डायग्राम बनेगा जिसमें काफ़ी चीज़ें क्या है, अननोन है इसमें। अब इसमें क्वेश्चन क्या बोला गया कि अगर ए की शादी आर से हो जाए, तो मतलब उसने क्या बोला कि आर की शादी किससे हो जाए, ए से। ऐसे हो गया आर की शादी ए से, तो ए का रिश्ता पी से क्या हो जाएगा, तो देखो पी जो है वो ए की क्या लग जाएंगी, मम्मी लग जाएंगी। और ऑप्शन आपका देखो यहाँ पे दिया गया। तो आपको क्वेश्चन भी एग्जामिनर ऐसे ही पूछता है इसमें, ठीक है ना, वेल डन। आ जाइए नेक्स्ट। अब एक क्वेश्चन आपका ये दिया था, आज का लास्ट क्वेश्चन ये होगा। बढ़िया क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, तो उसको सॉल्व भी करते हैं। चलिए जरा सॉल्व करें इसको, कैसे सॉल्व करते हैं वो देख लो जरा सा। देखो क्या बोला गया इसमें कि 10 लोगों का परिवार है, ठीक है। मैं इसको एक नेक्स्ट पेज पे लेके बना देता हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, जो मैं इसको नेक्स्ट पेज में बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो ध्यान से, नेक्स्ट पेज कैसे बनाता हूँ लेके इसको मैं। देखो परिवार में 10 लोग हैं, ये 10 के नाम दिए गए, ठीक है। आगे बोला गया 3 जनरेशन है, 3 मैरिड कपल है, ठीक है। तो मैं कैसे करूँगा कि 10 लोग, पर्सन जो है इसमें, पर्सन जो है बेटा इसमें कितने हो जाएंगे, 10, ठीक है। जनरेशन कितनी हो जाएगी इसमें, 3,
मैरिड कपल कितने हो जाएंगे इसमें? 3, ऐसा 3 ही बोला गया ना इसमें। मैरिड कपल कितने बोला गया? 3 मैरिड कपल। अच्छा, बी इज अ मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ जी। अब यहां से शुरू होता है क्वेश्चन। बी जो है वो जी के मैटरनल ग्रैंडफादर हैं, मतलब जी के नाना जी हैं। तो जी की मम्मी के पापा, ठीक है। बी इज मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ जी। मम्मी के पापा को ही नाना कहते हैं बेटा, ध्यान रखना, ठीक है ना। आगे देखो। अच्छा, हु मतलब जी की बात हो रही है कि जो जी है ना वो सी की सिस्टर है। भाई जो जी है वो सी की सिस्टर है, तो इसका मतलब जी जो है वो सिस्टर है सी की। तो ऐसे कर दो भाई, सी की सिस्टर है। सी इसका भाई भी हो सकता है और सी इसकी बहन भी हो सकती है, ठीक है। आगे देखो इसमें क्या बोला गया। एफ इज सन इन लॉ ऑफ ए। एफ ए का दामाद है। जरा सोचने वाली बात है भाई। एफ जो है वो ए का दामाद है। मुझे बिल्कुल नहीं पता, अलग से लिखते हैं कि ए का कोई दामाद होगा, मतलब जाहिर सी बात है ए की कोई बेटी होगी। बेटी का जो हस्बैंड है वो दामाद कहलाता है, जो कि कौन होगा? एफ होगा ए का दामाद, ठीक है। डन। नेक्स्ट। हु मतलब किसकी बात हो रही बेटा? ए की। जो ए है वो उसकी मम्मी है, किसकी? 3 बच्चों की। ए जो है ना वो 3 बच्चों की मम्मी है, जिसमें से एक बच्चा, एक दो कोई और होगा और एक और कोई होगा। तो ए मम्मी है 3 बच्चों की। ये तीनों बच्चे कौन है मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, ठीक है ना। डन। आगे देखते हैं यहाँ पे। जो पी है वो ब्रदर है ई का। जो पी है बेटा वो ई का क्या है? भाई है। और यही जो पी है वो सन है किसका? बी का। तो पी बी का बेटा। जरा सोचना, जो पी है बेटा वो बी का बेटा, ठीक है। तो बी का एक बेटा होगा पी, और ये जो पी है वो किसका भाई था बेटा? इसमें देखो जरा सा, ये पी है ई का भाई। तो इसका मतलब जो ई है इसकी मोस्ट प्रोबेबली बहन ही होंगी। मोस्ट प्रोबेबली बहन होंगी, बाकी देख लेंगे इसमें आगे हम लोग, ठीक है ना। आगे देखो। जो बी है ना वो किसके ससुर है बेटा? ओ के। बी जो है वो ओ के ससुर हैं। तो अगर ओ के ससुर होंगे तो ओ या तो पी की वाइफ होगी या तो ई का हस्बैंड होगा। तो इस लाइन को मैं अलग से लिख लेता हूं कि बी जो हैं वो ससुर हैं किसके बेटा? ओ के। तो इनका एक बेटा होगा, उसकी वाइफ हो सकती है ओ हो जाए, या फिर हस्बैंड हो सकता है ओ हो जाए, ठीक है ना। डन। तो क्वेश्चन को पहले समझ के चलते हैं आगे से। आगे देखो। और ओ जो है वो उसकी शादी पी से नहीं हुई है, तो इसका मतलब ओ की शादी किससे हुई होगी? ई से हुई होगी बेटा, और ओ यहाँ पे मेल हो जाएगा। और ओ के ससुर जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? बी हो जाएंगे। देखो क्वेश्चन यहाँ तक क्लियरली आपको समझ में आ चुका होगा। अभी हमको ये वाली लाइन पूरी पूरी अरेंज करनी, ठीक है। और ए की जगह यहाँ तो दिखनी नहीं मुझे, इधर भी नहीं दिख रही, तो ऐसा लग रहा है कि ए की जो कहानी है ना वो हो सकता है ऊपर जुड़ जाओ। लेट्स सी, देखते हैं जरा सा, पढ़ते हैं, कुछ तो हिंट मिलेगा। बेटा क्यू जो है वो ओ की सिस्टर इन लॉ है। क्यू जो है ओ की सिस्टर इन लॉ है, और किसकी आंट है बेटा? डी की। क्यू ओ की सिस्टर इन लॉ है, तो यानी क्यू जो है वो नो डाउट पी की क्या होगी? बहन होगी, पी की वाइफ होगी। जो ओ की सिस्टर इन लॉ मतलब भाभी होगी। ओ यानी ऑब्वियस सी बात है ई के भाई की वाइफ है, तो ओ की भी क्या लगेगी? भाभी। और यही जो ओ है, क्यू है, वो आंट है। किसकी आंट है बेटा? डी की। डी की आंट है, तो इसका मतलब डी की अगर आंट होगी तो डी या तो सी का भाई होगा या तो सी की बहन होगी, क्योंकि इन्हीं की आंट हो सकती है, मतलब इनके मामा की वाइफ। मामा की वाइफ को क्या कहते हैं? मामी कहते हैं बेटा। उम्मीदों के सारे चल रहे हैं। उम्मीद हमारा ये है कि बनता जाएगा क्वेश्चन में। आगे देखो। एफ के केवल एक बेटी, एफ हैज ओनली डॉटर एंड डी इज नॉट ग्रैंड डॉटर ऑफ बी। जरा सोचना, उसने बोला कि एफ की ना केवल बेटियां हैं। यहां पे देखो बोला गया है कि एफ की केवल क्या है? बेटियां हैं। याद रखना क्यू ओ की साली है, ये जरूरी नहीं होता। सिस्टर इन लॉ का मतलब कुछ भी हो सकता है, साली, भाभी, मामी, बहन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि जो एफ है वो क्या है? एफ हैज ओनली डॉटर। एफ के पास केवल बेटियां हैं, ठीक है। और डी इज नॉट ग्रैंड डॉटर ऑफ बी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एफ के पास केवल बेटियां हैं और डी जो है ना, डी वो बी की ग्रैंड डॉटर नहीं, मतलब ग्रैंड सन होगा। और एफ की केवल बेटियां हैं, तो एफ की जो होंगी ना, जितनी भी होंगी बेटियां ही होंगी, मतलब डॉटर्स ही होंगी, ठीक है। जितनी भी हो यहाँ पे एक्स वाई जेड जितनी भी हो जाए तो क्या होगी? डॉटर्स ही हो जाएंगे, ठीक है ना। आगे जाओ यहाँ पे नेक्स्ट। आगे देखो यहाँ पे क्या था। आगे देखो यहाँ पे क्वेश्चन को समझना और क्वेश्चन को समझ के ही अप्लाई करना है इसको। जरा देखो जरा, ठीक है। याद रखिएगा ये जो मैं बना रहा हूँ, ये भी जो मैंने बनाया, ये सब अजम्पशन पे चल रहा है अभी मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो रख दी हैं। हमें पता चला है कि जो क्वेश्चन जो अभी मैंने कंफर्मेशन में नहीं रखा है, तो अभी चीज़ों को बनाते चलेंगे। भाई देखो ये वाला कहीं कनेक्ट नहीं हो रहा है मुझे, ए वाला डेटा जो है वो कहीं कनेक्ट नहीं हो रहा है अभी फिलहाल। तो जरा ध्यान से देखना भाई। हमें बोला गया था कि ए के 3 बच्चे है ना, और ए के 3 बच्चे भाई यहाँ तो कहीं दिख नहीं रहा, यहाँ दिखने मुझे ऐसा लग रहा है कि बी की वाइफ ही ए हो जाएगी। और अगर मान लो मैं बी की वाइफ को ए रखता हूँ फिलहाल के लिए,
ठीक है। तो ए के 3 बच्चे तो नहीं हो रहे हैं, एक तो पी दिख रहा और एक ई दिख रहा, इसका मतलब एक कोई और है। तो अभी क्वेश्चन थोड़ा सा याद रखिएगा, कंफर्म नहीं है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा पढ़ते चलेंगे, बनाते चलेंगे, ठीक है ना। चलो आगे जरा बढ़ते हैं, इसमें क्वेश्चन क्या बोला था। अब जरा देखो, ओ की शादी किससे नहीं हुई बेटा, पी से नहीं हुई। यहाँ पे बोला गया कि ओ की शादी जो है वो पी से नहीं हुई थी, तो मैंने इसको अरेंज कर ली थी ना। ओ की शादी किससे मैंने कर दी थी, ई से कर दी थी, ठीक है। आगे देखो, यहाँ पे हम लोग पहुंच गए थे, आंट ऑफ डी तक पहुंच गए थे। एफ के केवल बेटियां हैं और डी इज नॉट द ग्रैंड डॉटर ऑफ बी, मतलब डी तो ऑब्वियस सी बात है ग्रैंड सन हो जाएगा, और डी मेल है, आगे बता भी दिया गया था। क्यू जो है वो सिस्टर है किसकी, पी की। अब जरा सोचो, अगर क्यू जो है, ठीक है, सिस्टर है पी की, तो यहाँ पे जो डेटा हमने बनाया था ना कि क्यू सिस्टर है पी की, तो ये गलत हो जाएगा, हाँ या ना, बताओ। अगर क्यू सिस्टर पी की हो जाएगी तो इसका मतलब एक बात तो क्लियर हो गई बेटा, यहां पर थोड़ी सी चीजें चेंज होती दिखाई दे रही हैं, ठीक है। रुक जाओ, अब मैं इसको थोड़ा क्लियर कर लेता हूं। मैंने क्या बोला, ये अजम्पशन वाला खेल चल रहा था। अगर पी की सिस्टर क्यू हो गई तो इसको मैं पहले ऐसे रख लेता हूं, ये देखो, यहां पे क्यू कर दिया और यहां कर दिया किसको, पी को, ठीक है। तो आप पाओगे कि यहां पर बी के 3 बच्चे हो गए। अब मैं बड़ा श्योर हो गया हूं, बहुत ज्यादा श्योर हो गया भाई, कि जो बी है ना उसकी वाइफ ए होगी, जिसके 3 बच्चे पी क्यू और ई हो जाएंगे। और हमें एक बात जो बोली गई थी यहां पर कि जो कौन है, क्यू जो है वो ओ के सिस्टर इन लॉ है, तो हाँ ओ के वाइफ की बहन, तो यहाँ पे साली हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ सब कुछ ठीक है। चलो अच्छा, यहाँ पे आप कहोगे हिंदी में भी साली लिखा था, ठीक है वो साली है, सही है, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे मोस्टली आपको सिस्टर इन लॉ ही लिखा मिल जाएगा इसमें, ठीक है। तो मैं इसको भी फिलहाल तो हटा दे रहा हूँ। चलिए आगे देखिए, क्यू सिस्टर है पी की और ई इज अ मेल। बेटा ई इस परिवार में कौन है, मेल है। अब देखो ई अगर मेल हुआ, ई अगर मेल हो गया तो इसका मतलब क्या निकल के आ गया, ई अगर मेल हो गया भाई तो इसको करो मेल जल्दी से, तो ओ हमारी हो जाएंगी क्या, फीमेल हो जाएंगी भाई। अगर ई मेल हुआ तो ओ हो जाएंगी फीमेल, ठीक है। तो ये देखो, ई अगर मेल हो गया तो ओ फीमेल हो जाएंगी, ठीक है। ध्यान रखना, क्वेश्चन अब ऐसे हो गया भाई, क्वेश्चन लास्ट में आके हिंट हमको दे दिया। अच्छा ए यहां आया तो ए के 3 बच्चे हो गए, और एक उसमें से जो बेटी है ना ए की, उसकी शादी एफ से हुई है। तो ए की जो एक बेटी है, अब बेटी कौन है इसमें यार, देखो जरा, वो बेटी कौन है, क्यू। तो इस क्यू की शादी किसके साथ हुई है, एफ के साथ हुई है। तो एक काम करें, एक काम करते हैं, यहां पे पी को रहने देते हैं, यहां पे पी को रहने देते हैं, पी को, ठीक है। ये देखो पी आ गया, और पी की जो बहन क्यू है ना, फीमेल जो है, उसकी शादी हुई है एफ से। ये देखो ऐसे आ गया, अब ठीक है। ये देखो एफ से, और एफ की केवल बेटियां ही हैं, ठीक है, ध्यान रखना। एफ की जो हैं वो केवल क्या हैं, बेटियां। अच्छा एक बात बताओ, ये जो जी सी और डी है ये यहाँ पे कहाँ पे आएगा, तो इसका मतलब सी और डी जो है ना, अभी चलो इसको भी देख लेते हैं जरा, इधर आ जाओ। ऊपर का डेटा तो बिल्कुल सही से बन चुका है यहाँ पे, है ना। क्यू इज सिस्टर ऑफ पी, ए इज अ मेल, और अगर आर इज अ ब्रदर ऑफ, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया, अब यहाँ पे क्वेश्चन शुरू हो गया, इसमें जो क्वेश्चन देना था। तो एक काम करें क्या, एक काम करें क्या, इनको भी जरा रख लो ना, इनको रख लेते हैं कि भाई एफ की अगर केवल बेटियां ही हैं, एफ की अगर केवल बेटियां ही हैं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो डी है वो तो बेटा हो जाएगा। तो डी जो है वो इसका बेटा नहीं होगा, इसका मतलब डी जो है वो ओ और ई का बेटा हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये चीज़ हटा देता हूँ मैं माफ़ी चाहूँगा। ये देखो डी जो है ना, यहाँ से हटा देता हूँ मैं, ठीक है। ये देखो इनका एक बेटा हो जाएगा जिसका नाम डी है, और अगर इनकी बेटियां हैं तो ये दोनों बेटियां कौन हो जाएंगी, सी और जी। यही दोनों बेटियां थी शायद, सी और जी जो है वो बेटियां हो जाएंगी किसकी बेटा, क्यू और एफ की। ये देखो ध्यान से, तो अब ये जाके 10 लोगों का परिवार अरेंज हुआ। तो चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्ट करेंगी, परेशान करेंगी, दिक्कत में लेके आएंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो आपसे बनेंगी नहीं। आप देख सकते हैं 10 लोग पूरे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बोला गया जनरेशन 3 है, मैरिड कपल 3 है, 1 है 2 है 3 है, ठीक है। आपका आ चुका। अब इसमें क्वेश्चन एक पूछा गया था शायद कि बताओ कि अगर आर एफ का भाई है तो आर का क्यू से क्या रिश्ता होगा। तो अगर आर जो है वो एफ का भाई हो गया, मतलब ये देखो आर यहाँ कहीं आ गया, आर एफ का भाई हो गया, तो आर का क्यू से, तो आर कौन होगा क्यू का, तो क्यू के हस्बैंड का भाई मतलब देवर लगेगा, हस्बैंड का भाई मतलब देवर लगेगा, या फिर बहनोई भी कह सकते हैं, ठीक है, ब्रदर इन लॉ कह सकते हैं उसको, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन था और इसका आंसर निकल गया। सॉल्यूशन एक बार फिर से आप देख लीजिए और एक बार फिर से इस क्वेश्चन को बना लीजिएगा। तो होमवर्क को आपको जरूर करना है, क्योंकि होमवर्क से एक बड़ा ही अच्छा पोटेंशियल बन के आता है यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए
उम्मीद करूंगा कि आज का सेशन आपको पसंद आया हो। आज के सेशन में आपने बहुत अच्छे से एंजॉय किया और आपने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखी हैं, ठीक है। तो इसको आप बिल्कुल अप्लाई करिएगा, लोगों तक शेयर कीजिएगा और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एसबीआई पीओ के लिए तैयार रहिए। हम तैयार हैं, आप भी तैयार रहिए। प्री नहीं, मेंस की तैयारी भी कराएंगे। बस आप अपना प्यार ऐसे ही बना के रखिए, ठीक है। तो हमारे सेशन को देखने के लिए आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट मैग्नेट ब्रेन्स पे भी जा सकते हैं। वहां जाने के बाद लिंक आप जब भी टिक करेंगे तो आपको बस वहां जाके लिखेंगे मैग्नेट ब्रेन्स, लिंक आएगा, क्लिक करेंगे, ऐसा डैशबोर्ड आएगा जहां पे बैंक इंश्योरेंस को क्लिक करने पर आपके सामने प्रॉपर एक पूरा सॉफ्टवेयर खुल जाएगा, जहां पे आपको हमारे सारी वीडियोस बिल्कुल मिल जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस करिए और प्रॉपर आप उसको एंजॉय करिए। साथ ही साथ अगर आप बुक के लिए इंटरेस्टेड हैं तो नीचे का दिया गया जो फॉर्म है लिंक में, उसको जाके फिल करिए। टीम हमारी बिल्कुल रेडी है आपको कॉन्टैक्ट करने के लिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक बने रहिए और होमवर्क जरूर करके आइएगा। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।